हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनता अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। तो इससे पहले अपने एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस करिए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, उसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। हाँ, अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेनली क्वेश्चंस आपके सामने पुट होते हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 जो है उसके लिए हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसके अंदर अपन इस एक्सरसाइज में क्या क्या डिस्कस होने वाला है आगे, वो एक बार एक समराइज वे के अंदर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले अपन एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्या है ये? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है ये। क्या कहता है? मान लो एक वेक्टर है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर एक वेक्टर है, इस तरफ जा रहा है, और फिर एक वेक्टर है जो इस तरफ जा रहा है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। ये रफली एक आइडिया ले लो आप इसका ना। तो ये वेक्टर जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक लास्ट, इसका ये टर्मिनल पॉइंट है। फिर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, फिर ये इसका जिसको आप इनिशियल पॉइंट कहते हो, फिर ये टर्मिनल हो गया, फिर यहाँ के मीट हो गया। तो आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि ये जो ए बी वैक्टर है प्लस बी सी वैक्टर है, वो किसके इक्वल होगा? ए सी वैक्टर के इक्वल होगा भाई। ये आप चीज हमेशा याद रखना। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर कहता है ये कि भाई एक वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ने वाला जो पॉइंट है ना, कि इसका जो इनिशियल पॉइंट से जो इनिशियल पॉइंट चल रहा है और इसका जो इन दोनों का जो टर्मिनल पॉइंट है उससे जो मीट कर रहा है वो पॉइंट। बताओ, समझ में आ गया? ठीक है सर, ये एडिशन ऑफ वेक्टर होता है। आगे देखते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर। अब ये क्या कहता है भाई, इसकी भी सुन लो। मान लो एक वेक्टर है, ए वेक्टर नाम दिया मैंने यहाँ से उसको ए बी। फिर यहाँ से ये गया सी तक, इसको मैं बी वेक्टर नाम दिया, ठीक है। ये एक लाइन इनको ज्वाइंट कर रही है, ठीक है। फिर एक लाइन आ गई। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती नहीं होती है, ठीक है सर। तो ये भी बी वेक्टर होना चाहिए और ये भी ए वेक्टर होना चाहिए। अब आपको क्या पता है? अभी सिखाया मैंने एडिशन ऑफ क्या बोलते हैं इस वेक्टर के अंदर, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्राइंगुलर वाला हुआ है ये ना, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ट्राइंगल। क्लियर है? अब इसकी मदद से अपन यहाँ क्या कह सकते हैं? हम यहाँ कह सकते हैं सर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, तो ये बीच वाली लाइन जो जा रही है ये डायगोनल, इसका ये क्या होगा? ए प्लस बी वेक्टर होगा। बताओ आ गया समझ में? ये है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर कहलाता है ये। क्लियर हुआ? ठीक है सर, ये भी समझ में आया। और देखो क्या पढ़ने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज में। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन एडिशन की। अब एडिशन की प्रॉपर्टी पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये आप क्लास 6 से पढ़ रहे हो मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आपको पता है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे? लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसके तहत मैं क्या कह सकता हूँ सर? ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए। इसका मतलब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर जो होता है ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, होती नहीं होती है? तो ये बी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा। अभी इसके अंदर भी मैं, इस ट्राइंगल के अंदर भी ये वाला ही लॉ लगाऊंगा, तो यहाँ बी प्लस ए आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। बताओ आया समझ में? तो इस तरीके से ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल हो जाता है। क्लियर हुआ? बाकी इसकी थ्योरी वगैरह आपको बुक में मिल जाएगी। मैं एक बार रफली आपको समझा रहा हूँ आइडिया क्या क्या प्रॉपर्टीज है। क्लियर हुआ? ठीक है सर, आगे जोड़ो। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? देखो, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये जो पी क्यू प्लस क्यू आर है, क्या लिख रहा हूँ मैं इस वाले डायग्राम के लिए? देखो, पी क्यू प्लस क्यू आर है इक्वल्स टू क्या होगा? पी आर होगा। होगा बिल्कुल सर। ए प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू पी आर निकल के आ गया आपके पास। ए प्लस बी निकल के आ गया। अब क्या कह रहा हूँ मैं? बस ये ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा करो इसको। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये हम इन दोनों का एडिशन निकालते हैं ना। तो यहाँ पर भी ये चीज देखो, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो इन दोनों का सम जो है ना वो ये होगा। ये चीज आप थोड़ी सी पकड़ के रखना। ऐसे नहीं ये यहाँ गया ये यहाँ गया, इन दोनों का सम ये चेपना है, नहीं ऐसा नहीं।
ये वाला पॉइंट यहाँ तक गया है, फिर इसके टर्मिनल पॉइंट जो है उससे अगली लाइन जानी चाहिए, फिर एक लाइन जानी चाहिए उसके टर्मिनल पॉइंट तक। आया क्वेश्चन में? तो इन दोनों का सम जो होगा किसका, पी आर प्लस आर एस का किसके बराबर होगा, पी एस के बराबर। तो यहाँ पे ए प्लस बी है इसकी वैल्यू, और आर एस की वैल्यू क्या है, सी है। तो यह हो जाएगा आपके पास पी एस की वैल्यू हो जाएगी ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इस वाले डायग्राम को देखो, यहाँ पर ये बी वेक्टर है और इस बार ये सी वेक्टर, इस बार मैंने डायगोनल उल्टा खींच दिया है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये वाली लाइन इन दोनों का सम होगी, बी प्लस सी का। फिर यहाँ देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, तो इन दोनों लाइनों का सम ये होगा। पता समझ में आया क्या? हाँ। तो दोनों बार में सेम आ रहा है ना, बिल्कुल। इसको कैसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखो, चाहे ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर लिखो, एक ही बात है। क्लियर है यहाँ तक? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, समझने की है। आपको ऐसे प्रूफ वगैरह नहीं पूछेंगे एग्जाम में, तो समझ में आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर सको। चलिए, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लो आपने एक वेक्टर लिया है, ठीक है, गिवन वेक्टर एंड लेमडा स्केलर कोई पॉइंट है। जैसे लाइक मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये ए वेक्टर है और मैं एक और वेक्टर यहाँ तक बढ़ा रहा हूँ और इसको मैं 2a बोल रहा हूँ। तो आपको पता है ये ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, लेकिन इससे डबल हो गया है, इसलिए मैंने 2 लगा दिया। तो ये 2 एज अ लेमडा वर्क करेगा आपके लिए। आया आपको समझ में कि लेमडा क्या होता है? जो प्रोडक्ट होगा ए बाय अ स्केलर लेमडा डिनोटेड बाय लेमडा ए इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय अ स्केलर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। ये याद रखना है कि ये जो है ऑल्सो अ वेक्टर कोलिनियर टू है, ये इसके कोलिनियर होगा। कोलिनियर समझ रहे हो ना, एक के ऊपर एक इसको लगा सकते हो आप। अगर आप ये वाला लेमडा का वैल्यू हटा देते हो तो दोनों कोलिनियर मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे, और इसका डायरेक्शन सेम होगा और ऑपोजिट भी हो सकता है। तो उस वाली कंडीशन में ऑपोजिट में क्या होगा, मान लो ये वेक्टर है, ये उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, तो कुल मिला के माइनस लेमडा हो जाएगा ये। ठीक है, ओके सर। तो लेमडा ए का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए आपको अलग से ये वैल्यू निकाल दो, और ए का अलग से मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, लेमडा को बाहर निकाल सकते हो, और दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है सर, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। अगर लेमडा की वैल्यू 1 बाय ए, ये ए क्या है आपके पास, ये ए मैग्नीट्यूड हो गया, तो आप इस तरह अगर वैल्यू दोनों इक्वल रखेंगे तो इसकी जगह आप 1 बाय ए रखेंगे, तो दोनों कटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 1। और ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, ए कैप। जब भी ए कैप पूछे आपसे क्वेश्चन के अंदर यूनिट वेक्टर निकालने को है, तो आपको यही करना है, ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इसको वहां भेज देना, कैप को नीचे भेज देना, अगर आपको ये दोनों वैल्यू गिवन होती है तो। ठीक है, अब आपकी एग्जाम्पल करोगे ना तो सारा समझ में आएगा किस तरीके से फॉर्मूला। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी बेस बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया? छोटे छोटे कंसेप्ट हैं यार, मतलब है ना, आप इनको बस दिमाग में रखो, बाकी बुक्स वगैरह मिल जाएगा आपको सारा थ्योरी। अब कंपोनेंट समझा देता हूँ मैं आपको। मान लो आपने एक्स वाई जेड बनाया, ठीक है। अब ये जो एक्स वाला पॉइंट है, एक्स वाले पॉइंट में आपको पता है एक्स वाई जेड 3 पॉइंट होंगे, लेकिन इसमें एक्स कितना होगा, 1। आपको पता है एक्स एक्सिस पे एक्स तो होता है लेकिन वाई और जेड नहीं होता है। वाई एक्सिस पे एक्स और जेड नहीं होता है, वाई होता है। और जेड एक्सिस पे एक्स और वाई नहीं होता है, जेड होता है। समझ में आ गया? तो मैंने ये 3 पॉइंट, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर? मैग्नीट्यूड निकलेगा एक्स का स्क्वायर, भाई यहाँ पे मोड लग गया, तो ये कितना लग जाएगा सर, ये एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल। बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, ये चीज क्लियर है। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड मैंने, ये ओ ए से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसका ना, ये ओ ए, ये ओ बी और ये ओ सी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भैया, 1 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गए। और किसके अलोंग है ये ओ एक्स के है, ये ओ वाई के है, और ये ओ जेड के अलोंग है यूनिट वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इनको हम आई जे और के से डिनोट कर रहे हैं। इसको आई कैप मान रहा हूँ मैं, इसको जे कैप और इसको के कैप। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, ये वाली चीज क्लियर हो गई, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब मान लो आपने एक यहाँ पर ये जो आई कैप जे कैप और जेड कैप, ठीक है, ये के कैप था ना, आई जे और के। ठीक है सर, ये वाले पॉइंट थे मेरे पास। अब मान लो मैं एक यहाँ पर
पोजीशन वेक्टर मान रहा हूँ P। ठीक है सर, अब मैं इसको इस तरीके से डिनोट करके मैंने बॉक्स बना दिया यहाँ पे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थोड़ा सा। मान लो एक P1 इसका फुट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द P, इस P से क्या है, परपेंडिकुलर है ये वाला लाइन यहाँ तक। ठीक है सर, ये समझ में आ गई। ऑन द प्लेन एक्स ओ वाई, ये दिख रहा है आपको एक्स ओ वाई, इस वाले प्लेन पर। ठीक है, अब देखो आप ये जो क्यू P1 वाली वैल्यू है, या पहले P1 वाली वैल्यू देखो, P1, ये वाली वैल्यू देखो P1 वाली, ये किसके पैरेलल है सर? ये तो Z के पैरेलल है, पैरेलल टू Z। आपको सब कुछ मिल जाएगा ही बुक में, बस आप एक बार समझ लो कंसेप्ट। अगर ये Z के पैरेलल है तो मैं P1 का जो वैल्यू है वो OR मान सकता हूँ। हाँ सर, मान सकते हैं ना। और इसको OR से मैं सीधे Z के कैप कह सकता हूँ क्या? हाँ सर, कह सकते हो ना। आगे देखो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, या ये वाली लाइन देख लो पहले, QP1, QP1 वाली वैल्यू किसके है सर? OS के है। और OS किसके है सर? Y J कैप के है। बताओ है क्या ऐसा? हाँ सर, है तो सही। अगला कौन सा बच गया आपके पास? P1S, ये किसके है सर? OQ के। और OQ किसके है? XI कैप के। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, देखो तीनों वैल्यूज निकाल दिए मैंने यहाँ पे। एक मैंने आपको P1S की वैल्यू निकाल दी है आपके लिए, ठीक है। एक मैंने आपके लिए QP1 की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। और एक मैंने P1 की वैल्यू निकाल दी है। यहाँ पे तीनों की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी है, तीनों से पैरेलल लेके। ये तीनों, ये वाला ये इन दोनों इसके पैरेलल है, ये दो आपस में पैरेलल है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है सर। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वैल्यू समझाना चाह रहा हूँ। देखो कैसे, हमने क्या लिखा है कि P1 P तो किसके पैरेलल मान लिया? Z एक्सिस के पैरेलल मान लिया ये, ठीक है। Z एक्सिस के पैरेलल है तो यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड। तो डिफाइन करेंगे हम इनको। P1 जो है OR के है, और OR मतलब ZK1। ये वैल्यू अभी भी निकाली मैंने पीछे आपके सामने, और ये वाली वैल्यू निकाली थी मैंने। QP1 वाली वैल्यू जो है वो OS के इक्वल, और ये YJK के हो जाएगी। और OQ है जो आपके पास वैल्यू, OQ ये वाली, ये किसके हो जाएगी सर? ये हो जाएगी हमारे पास OQ, कहाँ गई? हाँ ये रही। OQ वाली कौन सी हो जाएगी आपके पास? XI कैप हो जाएगी। ये P1S के इक्वल। बताओ समझ में आया क्या? हाँ, तीनों वैल्यू निकाल दी। अब तीनों वैल्यू से होगा क्या वो समझो। अब तीनों वैल्यू से ये होने वाला है आपके पास, अगर मुझे OP1 निकालना है, क्या निकालना है? OP1 कहाँ है? ये रहा। OP1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? हमें सम करना पड़ेगा इसका और इसका। अब सर इसका सम कैसे करेंगे? OP1 इक्वल्स टू OQ प्लस QP1। ये देखो, OQ प्लस Q1। तो समझ में आया? अब देखो, जो OQ की वैल्यू है वो तो आपके पास XI कैप है, और QP1 की वैल्यू मैंने बताई थी, इससे पैरेलल होके ये YJ कैप हो जाएगी। तो OP1 की वैल्यू आ गई आपके पास ये। बताओ समझ में आई क्या? हाँ सर, ये मेरे ये वाली वैल्यू आ गई समझ में। अगली देखो वैल्यू किसकी है? OP की वैल्यू है। OP कहाँ है आपके पास सर? OP तो ये रहा, OP तो ये रहा। अब OP की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ सर? OP की वैल्यू के लिए मुझे पहले तो लेना पड़ेगा ये OP1, फिर लेना पड़ेगा मुझे P1P, लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, OP1 की वैल्यू ऊपर वाली दोनों ही है, XI कैप प्लस YJ कैप। और P1P, ये वाली जो वैल्यू पैरेलल दिख रही है, ये किसकी वैल्यू है सर? इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी ZK कैप। तो हमने एक नई वैल्यू निकाल ली है OP के लिए, ठीक है, जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका R है वो क्या आ गया? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। ठीक है सर, इस वैल्यू के लिए इतनी मगजमारी हो रही थी हमारे पास। आया क्वेश्चन? ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लो, ये वाली ये वैल्यू वही फाइंड आउट। ये है पोजीशन वेक्टर P रेफरेंस टू O एज अ गिवन बाय OP इक्वल्स टू XI कैप YJ कैप और ZK कैप। ठीक है, ये जो फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर है इसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं इसको एक तरीके से। और ये जो आपके पास एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, इनको हम स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर।
एक्स आई जेड के, ये जो है ये वेक्टर कंपोनेंट है एक तरीके से। ये वेक्टर कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गई है। समझ रहे हो? आई कैप का मतलब हमें पता है डायरेक्शन इस तरफ है, जे कैप का पता है आपको इस तरफ है, के का मतलब पता है आपको उस तरफ है। समझ में आया? तो स्केलर कंपोनेंट क्या होता है ये अब थोड़ा सा ध्यान रखना, और वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है अब एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और एक्स वाई जेड है, इनको कई बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कह देते हैं, बाकी मेनली स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट से ध्यान रखना। आगे को समझ में? बिल्कुल सर, ये भी आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो OP1 को मैं एज अ रेक्टेंगल मान रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब सर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? देखो इधर देखो, OP1 का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, पीछे बताता हूँ मैं। OP1 ये रहा, ये OP1 ये रहा, ये ना OP1, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा OP1 की वैल्यू। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर। और इसी तरह इसका निकालना है मुझे OP का, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन, तो कुछ भी ना तो एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, उतना पढ़ना है कि आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाए और आपके जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें कुछ भी आउट ऑफ ना रहे, कहने का मतलब, ठीक है। तो देखो ये OP1 की वैल्यू हो गई रूट, अगर हम इसको राइट एंगल मान लेते हैं OQP1 को, ये वाला वैल्यू OQPI, हाँ ये 90 डिग्री होगा आपके पास। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है सर, अगर इसको 90 डिग्री की तरह से लेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। बताओ आगे क्या समझ में? बिल्कुल सर, ये वाला होगा 90 यार, है ना। 90 के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है सर। और इसी तरह OP1 P के अंदर हम OP को 90 डिग्री ले लेंगे और ये बन जाएगा आपके पास। तो लेंथ ऑफ एनी वेक्टर जो होती है वो आर मैग्नीट्यूड हम कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। बुक्स के अंदर जो भी नोट लिखे हैं वो सब मैं साथ के साथ समझा रहा हूँ, और मेरा जो मेथड है वो आप साथ के साथ समझ के चलना, जो भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अगर मान लो ए बी कोई वेक्टर है, उनके कंपोनेंट ये दे रखे हैं मान लो और ये दे रखे हैं, तो आपको जब भी रिजल्टेंट पूछे सम करने को बोले तो आपको क्या करना है? इसका A1 इसका B1 दोनों को ऐड कर देना, इसका A2 इसका B2 ऐड कर देना, और इसका A3 इसका B3 ऐड कर देना, और बाहर लगा देना K कैप। समझ में आया? जब डिफरेंस करने को बोले तो आप A1 में से B1 का घटा देना, A2 में से B2 घटा देना, और A3 में से B3 घटा देना, बाहर I J K लगा देना। जब अगर वो दोनों इक्वल बोल रहा है कि वेक्टर दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसका ये A1 B1 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है, और A3 B3 के इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। मल्टीप्लीकेशन करने को है लेमडा को अगर ए वेक्टर से, तो लेमडा को ए की तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। ए की तीनों वैल्यू कौन सी होती है सर? A1 A2 A3 आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तीनों से लेमडा मल्टीप्लाई, मान लो ये 2 है तो ये 2A1 2A2 2A3 रहेगा, इस तरीके से। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये कुछ मतलब जनरल सी बात है जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, जो आपके क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे ना वो मेनली इसी के ऊपर है। आगे देखो आप, एडिशन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं स्केलर को, उसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वही सेम वाली चीजें हैं। अगर आपको के ए कैप एम ए कैप ए दे रखा है, तो आपको पता है ए कॉमन है, तो आप के प्लस एम को जोड़ सकते हो, फिर आप डायरेक्टली उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन बोल रहा था, आप के को पहले एम से मल्टीप्लाई करके फिर उसको आप ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। के को ए और बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने को बोल रहे तो आप सेपरेटली के ए को और के बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इन सारी बातों का मतलब है। आया कुछ समझ में? क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। आगे देखो, कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स का मतलब जो अपन ने पढ़ा उसको अपन वापस से एक बार थ्योरीली समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा है। हमने ये समझा है कि एक कोई भी वैल्यू होती है लेमडा, उसको से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोलिनियर होता है वेक्टर ए के। सर कोलिनियर का मतलब क्या है? सर एक के ऊपर एक लाइक डेट ऐसा, ठीक है ना। पैरेलली की बात कर रहा हूँ मैं कोलिनियर में, ठीक है सर। इनफैक्ट टू वेक्टर ए बी कोलिनियर हो सकता है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो स्केलर, अगर उन दोनों में कोई कॉमन है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ए वेक्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे 2A लिखा हुआ है, अब इन दोनों के अंदर क्या है सर? ये एज अ लेमडा वर्क करेगा, बाकी वैल्यू सेम है ना। हाँ सर सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपस में कोलिनियर हो जाएंगे। मान लो ये ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, अगर आप ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हो, सेटिस्फाई करते हो कि ए वेक्टर में से आपने कोई कॉमन निकाला, अब ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के अगर इक्वल बन रहा है लाइक डेट, तो आप इनको कोलिनियर कह सकते हो। लेमडा को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है सर। अब आपको हमने पता रखा दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है? B1 लेमडा A1 इक्वल होगा,
B2 लेमडा A2 इक्वल होगा और B3 लेमडा A3 इक्वल होगा। आ गया समझ में? ठीक है सर, इन तीनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ? अगर A1 को नीचे भेजूँ, A2 को नीचे भेजूँ, A3 को नीचे भेजूँ, तो लेमडा के अंदर तीनों का प्रोपोर्शनल इक्वल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो लेमडा में तीनों का प्रोपोर्शन हमने इक्वल कर लिए हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात? ठीक है सर, ये एक बात क्लियर हो गई यहाँ तक। लेमडा के ना तीनों के प्रोपोर्शन क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ये अपने पढ़ लिया ना, कोलिनियर कंडीशन समझा रहा हूँ मैं आपको। और ए वेक्टर दे रखा है, उसमें A1 A2 A3 क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये आपको पता है, मैंने डायरेक्शन रेशियो वाले क्लास में बता दिया था ये। और अगर आपको एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो, वेक्टर इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? एल का मतलब हमने पहले बता रखा है, एल क्या होता है? कॉस एल्फा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर एम लैम्डा, सॉरी, अल्फा बीटा गामा, ये एंगल्स होते हैं, ठीक है, जिनको वेक्टर एंगल भी कहते हैं, और एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग रहते हैं। ये बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, ये हुआ एक इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करी है, नहीं समझ में तो एक बार वापस रिवाइज कर देख लेना। और फिर भी अगर कुछ डाउट लग रहा है कि सर ये वाला वैल्यू कैसे आ रहा है, ये वाला वैल्यू कैसे आ रहा है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आप इसको देखने के बाद सीधे इसके बाद के जो एग्जाम्पल है, मतलब मेरे ख्याल में 7-8 एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर, मतलब मेरे भी शायद 8-9 होंगे, वो एक बार कंप्लीट कर लेना, उसके बाद एक्सरसाइज आपको सेल्फ आ जाएगी, मतलब गारंटी। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का इंट्रो पार्ट 1 कंप्लीट किया है अपने ने। इसके बाद और एक पार्ट है जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला वगैरह डिस्कस कराएंगे, तो वो वाला एक पार्ट और जरूर देख लेना एक्सरसाइज 10.2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलते हैं।